everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic biomolecules. This is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th Biomolecules. The topics to be covered in this chapter were these. Out of this, we are done with the topic like introduction. So we are already done with topic like introduction and some part of carbohydrates we are done. If you have missed that video, you can click on the I button above, see those video and come back to this video. Today we are going to continue with the remaining part of the carbohydrates. So the topic today is again carbohydrate. So first for this is use your brain power. So in this the first question is write structural formula of glucose showing all the bonds in the molecule. तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है और उसमें सारे बॉन्ड्स दिखाने हैं मॉलिक्यूल का. तो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज को फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया है. आप यहाँ पे दूसरे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो. अब ये फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है और दूसरे मेथड्स मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या है, इसके लिए आप चैप्टर नंबर हैलोजन डेरिवेटिव वाला देख सकते हो. उसमें आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है. तो ये है फिशर प्रोजेक्शन जहाँ मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स दिखाए गए हैं और ये है ग्लूकोज. फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का लिखते वक्त ये याद रखना है कि आपको CHO ग्रुप को ऊपर लिखना है और CH2OH ग्रुप को नीचे. ठीक है, तो CHO ग्रुप जो है ग्लूकोज का दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसको सबसे ऊपर लिखिए और CH2OH ग्रुप को सबसे नीचे. बीच में आते हैं बाकी के रिमेनिंग 4 कार्बन. अब OH का पोजीशन कैसे है, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप OH का पोजीशन लिख सकते हैं दैट इज राइट लेफ्ट राइट राइट. तो OH का पोजीशन है कैसे, राइट लेफ्ट राइट राइट. तो आपको जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है तो ये ट्रिक है. CHO ऊपर लिख दीजिए, CH2OH नीचे और बाकी के जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बचे हैं, मतलब बाकी के 4 कार्बन, तो उसमें OH को प्लेसमेंट कैसे देना है, राइट लेफ्ट राइट राइट. और बाकी जो भी बचा है जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए. ये सबसे इजी मेथड है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए, राइट लेफ्ट राइट राइट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल द कार्बन्स इन द मॉलिक्यूल्स गिविंग नंबर 1 to CHO कार्बन. ठीक है, आपको सारे कार्बन्स को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के नंबर देना है और CHO को देना है 1 नंबर. तो वही काम मैंने यहाँ किया है. CHO को ऑलरेडी 1 नंबर दे दिया है, नेक्स्ट कार्बन को 2, उसके नेक्स्ट 3, उसके नेक्स्ट 4 5 6 और फिशर प्रोजेक्शन में जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे कार्बन कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये सब क्या है, ये सब है कार्बन. तो ये सारे कार्बन्स को नंबर मिल गए 1 2 3 4 5 6. अब नेक्स्ट है कि आपको जो भी कायरल कार्बन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल में है उसको ये स्टार वाला साइन ड्रॉ करना है. अब कायरल कार्बन होता क्या है, उसके लिए आप हैलोजन डेरिवेटिव वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं. स्टिल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं. कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं और चारों बॉन्ड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसे कहेंगे कायरल कार्बन. तो पहला कार्बन में C डबल बॉन्ड O है, CHO मतलब C डबल बॉन्ड O, तो उसमें तो कायरल का क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को ही अटैच है. नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 में आप देख सकते हो एक CHO ग्रुप अटैच है, दूसरा OH अटैच है, थर्ड हाइड्रोजन अटैच है और फोर्थ है ये बड़ा सा ग्रुप अटैच. मतलब सेकेंड नंबर के कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसलिए वो कायरल है, इसलिए स्टार मार्क.
सिमिलरली थर्ड नंबर के कार्बन को भी एक जगह हाइड्रोजन अटैच है, एक जगह OH अटैच है, ऊपर है CHO हाइड्रोजन OH और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप है। मतलब तीसरे नंबर कार्बन को भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसलिए वो भी हो गया कायरल। एंड सिमिलरली आप फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी स्टडी कर सकते हैं कि ये सारे कार्बन्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसलिए ये सारे कार्बन्स हो गए कायरल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स है 4। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज 4 कार्बन्स। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में, बट मैं स्टिल शॉर्ट में सब बता रही हूँ कि आपको इजी हो ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, उनकी मिरर इमेज उनसे डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी मिरर इमेज उन पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, तो 2 प्लेट जब भी आप ड्रॉ करोगे, मतलब 2 प्लेट्स लिए, ठीक है, एक साइज के 2 प्लेट, तो ये दोनों क्या है? सुपर इम्पोजेबल। क्यों? क्योंकि एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे आप उठा के रखिएगा तो एक दूसरे पे प्रॉपर फिट होते हैं, तो ये सुपर इम्पोजेबल है। बट आपके हैंड्स को आप मिरर इमेज लिखिए, तो आपके दोनों हैंड्स राइट और लेफ्ट हैंड एक दूसरे पे उठा के रखिएगा तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। वो दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के, बट दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि आपका थंब आता है लिटिल फिंगर के यहाँ पे और दूसरा थंब आता है दूसरे लिटिल फिंगर के यहाँ पे। दोनों थंब एक दूसरे पे नहीं आते जब आप एक दूसरे पे प्रॉपर फिट करते हैं, तो ये हो गए नॉन सुपर इम्पोजेबल। और इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड दिखाते हैं जिनके मिरर इमेज उन पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और जिनके पास कायरल कार्बन होता है। ऐसा कार्बन जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है और उनके मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। अब ग्लूकोज में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि ग्लूकोज के भी मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं और ग्लूकोज के पास तो 4 कायरल कार्बन है और इसके वजह से ग्लूकोज क्या दिखाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ग्लूकोज के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, ग्लूकोज के कायरल कार्बन्स के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन नंबर 1, तो आप बात करें कायरल कार्बन नंबर 1 दैट इज कार्बन नंबर 2, ये सबसे पहला कायरल कार्बन है, करेक्ट। उसका OH राइट साइड पे भी हो सकता है, उसका OH लेफ्ट पे भी हो सकता है। सेम थिंग आप कायरल कार्बन नंबर 3 की भी बात कीजिए तो उसका OH लेफ्ट पे है, उसका OH राइट पे भी हो सकता है। सिमिलरली 4 और 5 के लिए भी अभी OH लेफ्ट पे है, राइट पे है, पर वो OH लेफ्ट पे भी हो सकता है, मतलब OH के पोजीशंस पॉसिबल हैं राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आने के लिए। और इसलिए इसके वजह से ग्लूकोज के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। बट एक्चुअली कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोई भी केमिकल कंपाउंड के लिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड के लिए जिसके पास n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है जिनमें n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो उनके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल का फॉर्मूला क्या है? 2n। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? 2^4। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिल गया 16। इसलिए ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज का क्या है आंसर? ग्लूकोज का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि उसके पास 4 कायरल कार्बन्स है और ये 4 कायरल कार्बन्स की वजह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे पे और इसके वजह से ग्लूकोज है ऑप्टिकल एक्टिव। अब उसके पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? इसका आंसर है फॉर्मूला 2^n, जहां n स्टैंड करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जितने कायरल कार्बन है उतने 2^n करना है। तो ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन है, इसलिए 2^4 आंसर आया 16। इसलिए ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब आप कहिएगा कैसे?
तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो ग्लूकोज खुद हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसमें आप क्या कीजिए, जो सेकंड वाला OH है उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, बाकी सब वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वैसे के वैसे ड्रॉ कीजिए। सिर्फ सेकंड वाले कार्बन के OH को आप अभी राइट से लेफ्ट कर दीजिए। ये एक ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। दूसरे केस में क्या कीजिए, थर्ड वाले जो कार्बन का OH है उसको राइट में कर दीजिए, बाकी सेकेंड फोर्थ फिफ्थ वाले OH को सेम पोजीशन रखिए, सिर्फ थर्ड वाले का चेंज कीजिए। ये हो गया सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमर। वैसे ही नेक्स्ट के लिए क्या करना है, सिर्फ फोर्थ वाले OH का पोजीशन चेंज करना है, बाकी सब वैसे के वैसे रखना है। और नेक्स्ट वाले के लिए फिफ्थ वाले OH का पोजीशन चेंज करना है, बाकी सब वैसे के वैसे रखना है। और उसके नेक्स्ट के लिए 2 का सेम रखिए, बाकी 2 का चेंज कीजिए। और ऐसे आप काउंट कीजिएगा तो पॉसिबिलिटी 16 है, और इसलिए 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं ग्लूकोज के, और सारे 16 आइसोमर्स के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, सबको ग्लूकोज नहीं कहते। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिर्फ यही होता है जहाँ OH राइट लेफ्ट राइट राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल में कौन कौन से वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला वे है डॉट एंड वेज, ठीक है। तो डॉट एंड वेज में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है तो कार्बन के 4 वैलेंसी है, करेक्ट। तो कार्बन के 2 वैलेंसीज को प्लेन में रखा जाता है, एक जो आपकी तरफ है बॉन्ड उसको वेज ड्रॉ करना है, और जो बॉन्ड आपसे दूर है उसको आप क्या करोगे, डॉटेड। तो सपोज आप यहाँ पे स्टैंड होके इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होकर इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, तो जो कार्बन के 2 बॉन्ड्स प्लेन में उसको प्लेन में ड्रॉ कीजिए, जो आपकी तरफ है उसको वेज, और जो आपसे दूर है उसे डॉटेड ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका वन मेथड। सेकेंड मेथड है सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स में क्या ड्रॉ करना है, 2 कार्बन लेने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और जो उसके बाकी के 3 बॉन्ड्स हैं हर एक कार्बन के वो ऐसे दिखाना है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इक्लिप्स और एक स्टैगर। नेक्स्ट मेथड है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप क्या करते हो, एक कार्बन को डॉट कंसीडर करते हो, ये एक कार्बन इसको डॉट कंसीडर किया, और दूसरे कार्बन को कंसीडर करते हो सर्कल, दैट इज बैक कार्बन को आप व्यू कर रहे हो सामने से, ठीक है। सामने से जब व्यू कर रहे हो तो आपके सामने जो कार्बन है उसे डॉट कंसीडर करोगे, जो उसके कार्बन के पीछे वाला कार्बन है उसे सर्कल, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स आप इसमें लगा दोगे। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, इक्लिप्स एंड स्टैगर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो करता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, इसलिए फिशर प्रोजेक्शन को मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। बट फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कैसे होता है, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको ये डॉट एंड वेज का कंसिडर करना है, ठीक है। डॉट एंड वेज में जो बॉन्ड डॉट और वेज है उस बॉन्ड को आप लिखोगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। डॉट एंड वेज स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड डॉट और वेज है उसे लिखना है हॉरिजॉन्टली, और जो 2 बॉन्ड प्लेन में है, ठीक है, बाकी के 2 बॉन्ड क्या है प्लेन में, उसे लिखना है वर्टिकली। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो सेंटर वाला कार्बन उसको कार्बन नहीं दिखाना है, सिर्फ एक क्रॉस में दिखाना है, तो समझ जाएगा कि वहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो डॉट एंड वेज स्ट्रक्चर में क्या करना है, जो वेज और डॉट है उसे कैसे लिखोगे हॉरिजॉन्टली, और जो बाकी के 2 हैं जो प्लेन में उसे लिखोगे वर्टिकली, और ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे 3 फिशर प्रोजेक्शन दिखाए गए हैं फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज के लिए भी आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और जो है अभी जो प्लेन में है उन्हें वर्टिकली लिखा गया है, दैट इज CHO एंड CH2OH को, और जो डॉट एंड वेज है उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाया गया है, दैट इज OH एंड हाइड्रोजन्स को। सिमिलरली ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड में भी हुआ है। और कायरल कार्बन की बात करें तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, ग्लूकोनिक एसिड में भी 4 कायरल कार्बन है, एंड सैकरिक एसिड में भी 4 कायरल कार्बन है। तो ये हो गए फिशर प्रोजेक्शंस फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज
ग्लूकोज के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ग्लूकोज क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है और इसलिए उसके 16 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। बट उसका स्पेसिफिक रोटेशन है क्या? उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +52.7 डिग्री। तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है और स्पेसिफिक रोटेशन किसका दिखाता है? 52.7 डिग्री। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है? अब ग्लूकोज के सोल्यूशन को एक छोटे से क्यूवेट में, क्यूवेट एक छोटा सा ट्यूब जैसा होता है, उसमें भर के एक इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है और वो लाइट क्या करता है, जब वो पास होगा ग्लूकोज थ्रू तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो प्लेन पोलराइज लाइट पास होगा एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट पास हो रहा है और फिर अचानक वो ग्लूकोज के सोल्यूशन से टकराएगा जो इसमें भरा हुआ है, और टकराने के बाद वो कुछ एंगल से मुड़ जाएगा। तो उस एंगल को लिखा गया है +52.7 डिग्री। मतलब पॉजिटिव एंगल में वो मुड़ता है और कितने डिग्री से? 52.7 डिग्री। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंगल से मुड़ता है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो। ये सब का आंसर आपको हैलोजन डेरिवेटिव में मिल जाएगा कि डेक्स्ट्रो होता क्या है, पॉजिटिव होता क्या है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 52.7 डिग्री से मुड़ता है और वो पॉजिटिव दिखाता है, इसलिए उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो रोटेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल से मुड़ता है और इसलिए उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोज। क्योंकि ग्लूकोज है एक शुगर, इसलिए रोज, और डेक्स्ट्रो क्यों? क्योंकि वो रोटेट होता है पॉजिटिव एंगल से, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को लिखते वक्त ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव ग्लूकोज, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल से रोटेट होता है, और पॉजिटिव को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डी ग्लूकोज। पॉजिटिव ग्लूकोज या डी ग्लूकोज क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस ग्लूकोज या स्मॉल डी ग्लूकोज भी लिखा जाता है। एक अलग नाम भी ग्लूकोज का आपको हर जगह मिलेगा, दैट इज कैपिटल डी ग्लूकोज। अभी ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी टू डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों ही भले डी हैं बट एक स्मॉल डी और कैपिटल, और ये दोनों भी अलग टर्म्स है विद डिफरेंट मीनिंग्स। स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज पॉजिटिव एंगल से रोटेट हो रहा है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट कैपिटल डी क्या डोनेट कर रहा है, इसलिए स्मॉल डी और कैपिटल डी को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ये दोनों अलग टर्म है और ये दोनों का मीनिंग अलग है। अब कैपिटल डी का मीनिंग क्या है? तो यहाँ है डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्पेशली निकाला गया था शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट स्टडी करने के लिए। अब ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम एक्चुअली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कायरल कंपाउंड का बताता है। अब दो टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, एक है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या है? रिलेटिव वर्ड ही बता रहा है, रिलेट करके, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ऐसा है कि आपको एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करके बता रहा है कि ये डी है, दैट इज कैपिटल डी नॉट स्मॉल डी, या फिर एल है, दैट इज कैपिटल एल नॉट स्मॉल एल। यहाँ पे स्मॉल डी और स्मॉल एल का डिफरेंट टर्म हो जाएगा, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग टर्म है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता है कि आपका गिवन मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से रिलेट करके डी है कि एल है, दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब उसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको उसके लिए रिलेट नहीं करना पड़ेगा आपको उसको किसी के साथ, वो अकेले ही बता सकता है कि वो एब्सोल्यूट है, उसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो एक हो गया रिलेटिव और एक हो गया एब्सोल्यूट, तो ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी आपके लिए क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन टर्म आया कहाँ से? वो आया ग्लिसरॉल्डिहाइड स्टडी करके। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक्चुअली एक कायरल कार्बन होता है और ये कायरल कार्बन बताएगा कि आपका कंपाउंड डी है कि एल है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन है, इसलिए हमारे फॉर्मूला 2n में आप डालिए ये 1, क्योंकि n मतलब 1 हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए, और 2 मीन्स 2।
मतलब कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि 2 raised to 1 हो गया 2। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ये है फर्स्ट वाला और ये है सेकंड वाला। तो इसका मतलब जो कायरल कार्बन है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, OH राइट पे हो सकता है जैसे फर्स्ट वाले में है, या फिर OH लेफ्ट पे हो सकता है जैसे सेकंड वाले पे है। और ये OH का पोजीशन आपको बताएगा कि आपका गिवन कंपाउंड D है या L है। तो कोई भी सिस्टम के लिए आपको पता लगाना है वो D है या L है, उसको आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करना है, और इसलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इफ योर OH इज ऑन राइट, या आपका OH राइट पे है, तो वो हो जाएगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड, या फिर आपका OH लेफ्ट पे है तो वो हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये 2 टर्म हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए, एक D और एक L। और इसी के साथ कंपेयर करके आप कोई भी सिस्टम के लिए DL सिस्टम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे है एक एग्जांपल फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को D ग्लूकोज ही क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे D ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लीजिए, जहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है और उसका OH प्रेजेंट है राइट साइड पे, इसलिए ये हो गया D ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लूकोज की तरफ मूव करते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, राइट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपने OH को पोजीशन दे दिया तो आपका ग्लूकोज स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ग्लूकोज के पास है 4 कायरल कार्बन, 1 2 3 4। तो आपका क्वेश्चन होगा, अब मैं कौन से OH पे से डिसाइड करूं कि मेरा ग्लूकोज D है कि L है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास तो एक ही OH था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही कायरल कार्बन था। बट ग्लूकोज के पास तो 4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि CH2OH के नेक्स्ट वाले कार्बन ही डिसाइड करेगा कि आपका गिवन कंपाउंड D है कि L है। कोई भी OH को आप कैसे भी कंसिडर नहीं कर सकते। आपको हमेशा याद रखना है जो CH2OH है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से ही डिसाइड करना है कि गिवन कंपाउंड आपका D है कि L है। तो यहाँ पे भी देखिए ग्लूकोज में CH2OH है 6th नंबर का कार्बन, तो 6th नंबर के कार्बन का साइड वाला कार्बन है 5th कार्बन, और 5th कार्बन डिसाइड करेगा कि आपका गिवन ग्लूकोज D है कि L है, नॉट द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज 5th कार्बन इज ओनली नेक्स्ट टू CH2OH and that is only going to decide, and that is the deciding criteria that your given compound is D और L। और आप देख सकते हो कि 5th वाले कंपाउंड में OH है राइट साइड पे, और इसलिए ये है D ग्लूकोज, क्योंकि उसका OH है राइट साइड पे। तो आपको कोई भी एग्जाम में कंपाउंड आ जाए तो आपको CH2OH के नेक्स्ट वाले कार्बन को ही देख के डिसाइड करना है कि वो राइट है तो D, लेफ्ट है तो L। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, assign D and L configuration to following monosaccharides, that is threose and ribose। तो threose का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, that is CH2OH, ठीक है, फिर सेकेंड OH है लेफ्ट पे और थर्ड OH है राइट पे, और फिर CH2OH। ठीक है, तो अब थ्रियोज में आप नंबरिंग दीजिए। पहले नंबर देते वक्त हमेशा याद रखना है CHO को 1 नंबर देना है, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, और CH2OH को देना है 4 नंबर। तो थ्रियोज में हो गए 4 कार्बन। टोटल कायरल कार्बन कितने हैं थ्रियोज में? 1 and 2, that is carbon number second, and third is chiral carbon in threose। अब हम डिसाइड करते हैं D and L कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपको कौन सा वाला कार्बन कंसिडर करना है D और L डिसाइड करने के लिए? ऑफ कोर्स CH2OH के नेक्स्ट वाला कार्बन, तो आपका CH2OH यहाँ है, उसका नेक्स्ट कार्बन हो गया कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 का OH डिसाइड करेगा कि आपका थ्रियोस D है कि L। तो 3 नंबर के कार्बन पे आप देख सकते हो क्लियरली कि OH है राइट हैंड साइड पे, और इसलिए आपका गिवन थ्रियोस है D थ्रियोस। इतना इजी है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है आपका राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर है CHO, CH, फिर OH, फिर OH, तीनों कार्बन के OH है लेफ्ट साइड पे ही, और नेक्स्ट है CH2OH। अब राइबोस को नंबर दीजिए CHO से 1 2 3 4 5। राइबोस में है टोटल 5 कार्बन। कायरल कार्बन की बात करें तो राइबोस के पास है 3 कायरल कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो राइबोस के पास हो गए 3 कायरल कार्बन।
अब आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, तो ऑफ कोर्स आपको CH2OH का नेक्स्ट वाला कार्बन देखना है। तो CH2OH हुआ कार्बन नंबर 5, उसका नेक्स्ट वाला कार्बन हुआ 4, तो फोर्थ वाला कार्बन का OH डिसाइड करेगा कि आपका राइबोज डी है कि एल। तो आप फोर्थ नंबर के कार्बन पे देख सकते हो OH है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए ये हुआ एल राइबोज। और इस तरह से आप कोई भी गिवन कंपाउंड का एग्जाम में डी एंड एल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आपको रिमेंबर करना है कि CH2OH के नेक्स्ट वाले कार्बन को ही देख के, उसके OH के पोजीशन को देख के डिसाइड करना है कि वो डी है कि एल। राइट तो डी, लेफ्ट तो एल। नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब तक हमने ये पूरे वीडियो में फिशर प्रोजेक्शन में सिंगल चेन की तरह ही पढ़ा है, और पिछले वीडियो में भी देखा है कि ग्लूकोज एक सिंगल चेन में होता है जिसमें सारे कार्बन एक दूसरे के नीचे अरेंज होते हैं। बट एक्चुअली ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज को जब स्ट्रक्चर नंबर 1 के फॉर्म में ड्रॉ किया गया था, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन में, तब ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे रह गए थे ग्लूकोज में जो ये स्ट्रक्चर बता ही नहीं पा रहा था, और उसका आंसर मिला उसके रिंग स्ट्रक्चर में। जो रिंग स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड 7, वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बता पाए कि ग्लूकोज के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे और वैसे क्यों हैं, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर में ग्लूकोज एक्सिस्ट करता है। और ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज के फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज सपोज 1 नंबर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, तो विद इन अ सेकेंड वो बन जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 6, 6 से वापस वो बन जाएगा 1, और 1 से वापस बन जाएगा 7, फिर 7 से वापस बनेगा 1, 1 से वापस बनेगा 6, और ऐसा चालू रहेगा। और जब भी आप सोल्यूशन में देखोगे, यदि आप 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ले रहे हो, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। और इसलिए ग्लूकोज को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में तीनों भी इक्विलिब्रियम, मतलब एक साथ एक लेवल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे? ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनता है जब कार्बन नंबर 5 का OH, देखो क्लियरली देख लो, कार्बन नंबर 5 का OH कार्बन नंबर 1 दैट इज फॉर्मिल ग्रुप से रिएक्ट होता है। तो कार्बन नंबर 5 का OH क्या किससे रिएक्ट होता है? कार्बन नंबर 1 के फॉर्मिल ग्रुप से। तो ग्लूकोज क्या है? एक लंबा सा चेन है, तो वो एक सांप की तरह मुड़ के अपनी पूंछ पकड़ सकते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही ये वाला OH एक मुड़ के ये कार्बन नंबर 1 के CHO दैट इज फॉर्मिल ग्रुप से रिएक्ट करता है और बनाता है रिंग स्ट्रक्चर। तो ये रिंग स्ट्रक्चर, और ये रिंग स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर बनता है वैसे वापस टूट सकता है और वापस जुड़ सकता है सेकेंड फॉर्म में। अब ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड 7? क्योंकि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर नंबर 6 में कार्बन नंबर 1 का OH कहाँ है? राइट साइड में। और स्ट्रक्चर नंबर 7 में कार्बन नंबर 1 का OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में। अब क्या हो रहा है, जो कार्बन नंबर 5 का OH है, जब वो CHO पे अटैक करता है, तब वो अटैक कर सकता है दो साइड से, ठीक है, CHO के फ्रंट से, CHO के बैक से, और वो डिसाइड करेगा कि आपका OH राइट पे आएगा या लेफ्ट पे आएगा, और ये बन जाता है हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटाल क्या होता है वो मैं एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन कर दूंगी, पर अभी के लिए याद रखना है कि ये रिंग स्ट्रक्चर है हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर, जो 5th नंबर का OH अटैक करके 1 नंबर के CHO पे बनाता है हेमी एसिटाल। और दो स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन नंबर 1 का OH जो बनने वाला है वो राइट पे भी हो सकता है या फिर लेफ्ट पे भी, और इसलिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड 7, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और कायरल कार्बन ऐड हो रहा है। पहले ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन थे? 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने कायरल कार्बन थे पहले ग्लूकोज में? 4 कायरल कार्बन। अब कितने हो गए? अब 1 नंबर का कार्बन भी कायरल हो गया है, तो अब टोटल हो गए आपके पास कायरल कार्बन 5। तो अब एक और कायरल कार्बन ऐड हो चुका है आपके ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, और टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके ग्लूकोज के ये वाले रिंग स्ट्रक्चर में हो गए हैं टोटल 5 कायरल कार्बन।
ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, वन मोर चीज़ याद रखना है कि ये दो जो हैं, स्ट्रक्चर नंबर 6 और स्ट्रक्चर नंबर 7, ये दोनों हैं एनोमर्स ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड स्ट्रक्चर नंबर 7 एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अब एनोमर्स मतलब क्या? एनोमर्स ये टर्म स्पेशली शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है जिनके रिंग स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही कार्बन पे, दैट इज कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं। ठीक है, यदि ये रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 2, 3, 4 पे डिफर करते हैं, दैट आर नॉट एनोमर्स। एनोमर्स मतलब दो रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे ही डिफर कर रहे हैं, मतलब कार्बन नंबर 1 का OH एक का राइट पे है और एक का OH लेफ्ट पे, और इसलिए ये 6 और 7 स्ट्रक्चर हो गए एनोमर्स ऑफ ईच अदर, और कार्बन नंबर 1 को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। कोई भी कार्बोहाइड्रेट में यदि दो स्ट्रक्चर सेम है जिनका सिर्फ कार्बन नंबर 1 का पोजीशन में ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है कार्बोहाइड्रेट्स के, ना कि सिर्फ ग्लूकोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के दो स्ट्रक्चर ले लिया आपने जिनके सिर्फ कार्बन नंबर 1 का OH का पोजीशन या कार्बन नंबर 1 के दो ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, तो उसे कहेंगे एनोमर्स, और इसलिए कार्बन नंबर 1 होता है एनोमेरिक कार्बन। अब ये रिंग है जो ग्लूकोज का बन रहा है, और रिंग 6 मेंबर रिंग है। फाइव members are the carbon, 1 2 3 4 5, and the sixth member is the ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का रिंग क्या है? सिक्स मेंबर रिंग, क्योंकि उसमें 5 मेंबर्स होते हैं कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब ये स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं पायरेनो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये 6 मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज को क्या कहते हैं? पायरेनोज, ये याद रखना है। तो 6 मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज पायरेनोज। इसको पायरेनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन से। तो ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन, जिसमें 6 मेंबर रिंग है, 5 है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेन जैसा कुछ कुछ दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं पायरेनोज। इसलिए ग्लूकोज को पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है जो 6 मेंबर रिंग में प्रेजेंट है, और इसको कहा जाता है ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग है विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोपायरेनोज। ये टर्म्स याद रखना है, ग्लूकोपायरेनोज। अब नेक्स्ट, ये रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लूकोज का ये वाला जो स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए एक और साइंटिस्ट ने इसमें वर्कआउट किया, दैट इज हार्वर्ड, और इसने ग्लूकोज का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज दिस 6 मेंबर रिंग। अब ये 6 मेंबर रिंग सेम है ये वाले 6 मेंबर रिंग जैसा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो ये रिंग ड्रॉ किया गया है ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आपका पेपर है, सपोज आप इमेजिन कर रहे हो पेपर को ऐसे एक प्लेन में, और ये रिंग को ऐसे इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो ये जो रिंग है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जो नीचे वाला साइड है उस रिंग का दोनों रिंग में देखो, एक अल्फा है एक बीटा है, करेक्ट? तो जो नीचे वाला साइड है उसे कहते हैं अल्फा, और जो ऊपर वाला साइड है रिंग का, दैट इज दिस, इसे कहेंगे बीटा। तो आपको याद रखना है। तो ये रिंग क्या हुआ? प्लेन हुआ पेपर का, पेपर के नीचे जो भी है वो है अल्फा, और पेपर के ऊपर जो भी है वो हुआ बीटा। तो ये रिंग के दो साइड है, एक अल्फा और एक बीटा। अब नेक्स्ट बात आपको याद रखना है इसके बाद कि अब आपको ये वाले स्ट्रक्चर को, जो ये वाला स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड 7 को, आपको ओ वाले स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 6 वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो कार्बन नंबर 1 का OH राइट पे है, तो वो होगा अल्फा ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, और जिस वाले स्ट्रक्चर में OH कार्बन नंबर 1 का OH, नॉट अदर, ठीक है, कार्बन नंबर 1 का OH लेफ्ट साइड पे है, वो हो जाएगा बीटा ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, तो जो वाले स्ट्रक्चर में OH कार्बन नंबर 1 का राइट साइड में है तो है अल्फा ग्लूकोपायरेनोज, और जिसमें लेफ्ट साइड में है वो बीटा ग्लूकोपायरेनोज। अब आपको ये वाले स्ट्रक्चर को यदि इस रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना है जो भी पोजीशन आपके राइट साइड में है, जो भी ग्रुप्स आपके राइट साइड में है, वो सारे ग्रुप्स को आप नीचे की तरफ लिखोगे।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 का OH राइट साइड में है, इसलिए कार्बन नंबर 1 का OH नीचे आ गया। नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 का OH राइट साइड में है, इसलिए कार्बन नंबर 2 का OH नीचे आ गया एंड सो ऑन। तो जो भी ग्रुप्स राइट साइड में है वो सारे ग्रुप्स को आप रिंग के नीचे लिखोगे, और जो भी ग्रुप्स लेफ्ट साइड में है वो सारे ग्रुप्स को आप रिंग के ऊपर लिखोगे, क्योंकि ऊपर होता है बीटा, नीचे होता है अल्फा। और इस तरह से आप दोनों स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसे कहते हैं हार्वर्ड फार्मूला। ठीक है, दिस इज द हार्वर्ड फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूको डी पायरेनोस, और डी ग्लूकोपाइरानोस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हार्वर्ड फार्मूला है, जिसका फिशर फार्मूला का जो भी राइट साइड का ग्रुप है वो नीचे होगा और लेफ्ट साइड का ग्रुप ऊपर होगा। और कंक्लूजन के लिए आप देख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस में कार्बन नंबर 1 का OH नीचे है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस में कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर है। और इससे आप ये वाले कार्बन नंबर 1 का OH डिसाइड करेगा कि आपका गिवन ग्लूकोज क्या है, अल्फा है कि बीटा है। यदि कार्बन नंबर 1 का OH नीचे है तो अल्फा है, यदि ऊपर है तो बीटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को रिड्यूसिंग नेचर क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज में होता है हेमी एसिटाल ग्रुप ऑफ ग्लूकोपाइरानोस में है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और उसकी वजह से ये एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ग्लूकोज दिखा पाता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्लूकोज में है, ये कौन प्रूफ करता है? वो प्रूफ करता है पॉजिटिव टॉलन टेस्ट एंड पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट। ये दो जो टेस्ट है वो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर पढ़ते तक डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी बता देती हूँ अभी के लिए कि कोई भी शुगर को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कौन बताएगा? टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। ये टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए गिवन कंपाउंड के लिए तो आप समझ जाए कि आपका गिवन कंपाउंड रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, और ग्लूकोज रिड्यूसिंग नेचर CHO ग्रुप के वजह से दिखा पाता है। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज में है RCHO, जो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके बना देगा कार्बोजिलेट प्लस सिल्वर मिरर। तो जो आपका सिल्वर है जो यहाँ पे Ag प्लस में प्रेजेंट है वो रिड्यूस होके बन जाएगा Ag। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब सिल्वर रिड्यूस हो गया, प्लस अमोनिया प्लस वाटर। और ये जो सिल्वर बन रहा है वो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब के साइड में या जिस भी बर्तन में आप जो भी एपेरेटस में एक्चुअली रिएक्शन कर रहे हो उसके साइड में एक सिल्वर जैसा कोटिंग आ जाएगा जो मिरर की तरह दिखेगा, इसलिए इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये टेस्ट प्रूफ कर देता है कि आपका गिवन ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में वापस आपको ग्लूकोज लेना है RCHO, अब आपको लेना है कॉपर Cu2+ और 5OH माइनस को बॉईल करना है, वापस आपको मिलेगा कार्बोजिलेट आयन और Cu2+2O एंड 3H2। अब आप देख सकते हो आपका कॉपर 2+ से रिड्यूस होके बन गया है Cu+, तो Cu2+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और बन गया Cu+। तो इसलिए ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज वापस रिड्यूसिंग नेचर का है, और ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर किसके वजह से? उसके CHO ग्रुप के वजह से। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अब रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो फ्रुक्टोज पे एक्चुअली 6 कार्बन का ही कंपाउंड है, बट ग्लूकोज में होता है अल्डोज दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रुक्टोज में होता है कीटोन दैट इज कीटोज। करेक्ट, तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ग्लूकोज के फॉर्मूला की तरह ही है, दैट इज C6H12O6, जस्ट इसमें कीटोन ग्रुप है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रुक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन में है नेगेटिव साइन, और ग्लूकोज क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि उसके रोटेशन में क्या था? स्पेसिफिक रोटेशन में पॉजिटिव साइन। अब ये जो है फ्रुक्टोज वो भी है रिड्यूसिंग शुगर, तो फ्रुक्टोज में भी रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो के वजह से फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग इन नेचर है। ठीक है, फ्रुक्टोज एक्चुअली 2 फॉर्म में नेचर में मिलता है, एक 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में, एक 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में। तो फ्रुक्टोज कौन 2 फॉर्म में है? एक 6 मेंबर, उसको कहते हैं फ्रुक्टोपाइरेनोस। फ्रुक्टो मीन्स फ्रुक्टोज, पाइरेनोस मीन्स 6 मेंबर रिंग, और दूसरा होता है
fructofuranoes, again fructose and furanose means 5 member ring. तो फ्रुक्टोज दो टाइप में प्रेजेंट है, फ्रुक्टोपायरेनोस एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोस, और ये दोनों भी कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलते हैं नेचर में। फ्रुक्टो फायरनोस तो समझ गए, क्योंकि वो पायरेन वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता होगा, मतलब 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का 6 मेंबर रिंग। बट फ्यूरानोस ये शब्द कहाँ से आया? फ्यूरानोस ये शब्द आया एक फ्यूरान कंपाउंड से, जो एक 5 मेंबर कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक का टर्म मतलब क्या होता है? एक रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम, मतलब कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। कोई भी एक रिंग जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एटम प्रेजेंट है उसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। तो ये फ्यूरान एक 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो फ्रुक्टोस उस जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना पाता है, इसलिए उसे फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका फ्रुक्टोज इन नॉर्मल ओपन चेन, ये है फ्रुक्टोफ्यूरानोस जो आपका 5th नंबर का कार्बन आपके 2nd नंबर के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज 5th नंबर का OH, नॉट कार्बन, 5th नंबर का OH 2nd नंबर के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ठीक है। और इस तरह से दूसरा बनता है फ्रुक्टोफ्यूरानस अल्फा एंड फ्रुक्टोफ्यूरानस बीटा। क्यों? क्योंकि आपका CH2OH दैट इज कार्बन नंबर 1 आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, या कार्बन नंबर 1 आपका राइट में भी हो सकता है, दैट इज OH उसके रिप्रेजेंट में राइट में हो सकता है या लेफ्ट में, और ये डिसाइड करेगा कि वो अल्फा है कि बीटा। तो आपका कार्बन नंबर 2 का OH यदि राइट में है तो है अल्फा, सेम एज ग्लूकोज, और यदि वो लेफ्ट में है तो है बीटा। तो ओपन चेन के जो फ्रुक्टोज है उसे फ्रुक्टोफ्यूरानोस में कैसे कन्वर्ट करना है? कार्बन नंबर 5 के OH को रिएक्ट करना है कार्बन नंबर 2 के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और फ्यूरान क्या होता है? फ्यूरान ये वाला कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हो 6 मेंबर रिंग है विथ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, और इसलिए फ्रुक्टोज को 6 में फ्रुक्टोज के 5 मेंबर रिंग को फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी कहते हैं। अब ये दो स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोफ्यूरानस के, सेम आपको वो स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे आप ग्लूकोज के लिए फायरोनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। जो भी ग्रुप आपके राइट साइड में है उसे आप अल्फा साइड दैट इज नीचे ड्रॉ करोगे, और जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में है उसे बीटा साइड दैट इज अबाउ द प्लेन ड्रॉ करोगे, ठीक है। जो भी ग्रुप राइट साइड में है वो अल्फा दैट इज बिलो, और जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड में है दैट इज बीटा वो अबाव। और इस तरह से आपको दो स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस में आपका OH अल्फा साइड पे होगा, और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस में आपका OH बीटा साइड पे होगा, और इस तरह से आप दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड इफ you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on or ask that on askyourdoubts04@gmail.com.